नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपदा के सामना के एक और खास अंक को लेकर। मैं हूं आपके साथ कृतिका। आपदा का सामना, दरअसल ये खास कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आते हैं जिससे कि आपदा अगर आपके सामने कभी भी आती है तो उसका कैसे आप सामना करें, क्योंकि कई आपदा जब आती है तो कई सारी चुनौतियां भी अपने साथ लेकर आती है। कहते हैं कि तैयारी में ही है समझदारी। तो इसी समझदारी को बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे बाढ़ को लेकर कि बाढ़ जैसी चुनौती का किस तरीके से सामना करें। साथ ही अगर इस चुनौती जब आती है तो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ किस तरीके से अपनी भूमिका निभाती है, इसको लेकर बात करेंगे। आज के इस खास अंक में हमारे साथ में दो मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही एक मेहमान हमारे साथ ऑनलाइन भी जुड़ेंगे। तो कौन कौन से वो मेहमान हैं, सबसे पहले उनसे आपको रूबरू करा देते हैं। हमारे साथ में स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है एनडीएमए के सदस्य कृष्णा एस वत्स जी। वत्स साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है एनडीआरएफ के डीआईजी मोहसिन शाहिदी जी। मोहसिन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ में ऑनलाइन इस वक्त हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं असम एसडीएमए के सीईओ ज्ञानेंद्र देव त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले कृष्णा जी, आपसे मेरा सीधा सवाल यही है कि बाढ़, आखिर भारत की अगर हम बात करें तो भारत में ऐसे कौन कौन से क्षेत्र जो कि सबसे ज्यादा बाढ़ से प्रभावित रहते हैं, अधिकतर बाढ़ की चपेट में रहते हैं, वो आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, बाढ़ के स्वरूप और उसकी व्यापकता में विगत कई वर्षों में काफ़ी कुछ परिवर्तन आया है। पहले बाढ़ का जो प्रकोप था वह गंगा ब्रह्मपुत्र का जो मैदानी इलाका था, जो आसाम से शुरू होता था और उत्तर प्रदेश तक जाता था जी। इन सारे भूभाग पर ज़्यादा बाढ़ का असर हुआ करता था। आज स्थिति ये है कि जलवायु परिवर्तन, जनसंख्या का घनत्व, बढ़ता हुआ शहरीकरण जी। और जो अधिक भारी बारिश की जो संभावनाएं बढ़ गई हैं, तो इस कारण से करीब करीब पूरे देश में बाढ़ की संभावना रहती है। एक हमारे यहाँ दो मानसून होता है, एक साउथ वेस्ट मानसून, एक नॉर्थ ईस्ट मानसून। तो साउथ वेस्ट मानसून के कारण तो बाढ़ आती ही है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट मानसून के कारण भी बाढ़ दक्षिणी राज्यों में हमें देखने को मिलती है। तो अभी करीब करीब जो है पश्चिमी क्षेत्र भी हैं और दक्षिणी राज्य हैं, सारे राज्यों में हमें बाढ़ की समस्या देखने को मिल रही है। पहले जो बाढ़ हुआ करता था वो रिवराइन फ्लड्स, जिसको नदियों में पानी बढ़ना, जल स्तर का ऊंचा उठना, उसके कारण जो पानी का फैलाव हुआ करता था। अब जो है शहरी क्षेत्रों में भी बाढ़ की समस्या हो गई है। जब कभी भी 200 या 300 मिलीमीटर बारिश होती है तो शहरों में बाढ़ आ जाती है। तो हम बाढ़ की समस्या जो है एक राष्ट्रीय समस्या हो गई है। और इन्हीं सब बातों का ध्यान रखते हुए जो बजट जो पेश किया गया उसमें आसाम के लिए और बिहार के लिए बाढ़ की समस्या से जूझने के लिए राशि की व्यवस्था की गई है और एक विशेष कार्यक्रम चलाने की बात कही गई है। तो राष्ट्रीय सरकार जो है इस बात से पूरी तरह से अवगत है और बाढ़ की समस्या को कम से कम किया जाए, इसके लिए पूरी तरह से क्रियाशील है। लेकिन एक बात और भी है कि बाढ़ की समस्या यदि बढ़ रही है तो हमारी जो प्राण हानि की जो संख्या है, मृत्यु की संख्या है, उसमें निश्चित रूप से गिरावट आई है। और इसका मुख्य कारण है कि हम राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर और शहरों के स्तर पर हम ज़्यादा तैयारी कर रहे हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ जैसे जो रिस्पॉन्डर फोर्स हैं वो ज़्यादा सक्रिय हैं और लोगों को हम बेहतर अर्ली वार्निंग पहुंचा रहे हैं, लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर ले जा रहे हैं। तो इस कारण से अगर आप अगर एनुअल जो लॉसेस हैं, लाइफ लॉसेस, मृत्यु की संख्या, उसमें लगातार गिरावट आ रही है। जी। मोहसिन जी, अगर बाढ़ की जब हम बात कर रहे हैं तो एनडीआरएफ की भी काफ़ी अहम भूमिका रहती है। तो जैसे ही आपके पास में बाढ़ की कोई जानकारी पहुंचती है तो आपकी टीम किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन तक पहुंचती है, क्या पूरा प्रोसीजर रहता है, कितनी तत्परता के साथ टीम वहां पर पहुंचती है? जी, जो फ्लड वाटर रेस्क्यू ऑपरेशंस है एनडीआरएफ का, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सबसे लंबी अवधि का ऑपरेशन है जो जून से लेकर के अक्टूबर तक चलता है। और अगर उसमें आप नॉर्थ ईस्ट मानसून्स को ले लें, नवंबर दिसंबर, तो तकरीबन 7 से 8 महीना ये हमारा एक लंबा एंगेजमेंट रहता है।
और इसमें जो हमारी टीम्स हैं वो मोबिलाइज होती हैं बहुत ही लार्ज स्केल पर। लॉजिस्टिक्स जो मोबिलाइज होता है, एक लगातार कोऑर्डिनेशन रहता है स्टेट और डिस्ट्रिक्ट फोर्सेस से, अर्ली वार्निंग एजेंसीज से। इसमें मैं आपको संक्षिप्त में बताना चाहूँगा कि एनडीआरएफ का जो ऑपरेशन है वो मुख्यतः 5 फेजेज में किया जाता है। सबसे पहला जो हमारा जो स्टेज होता है वो प्रिपरेटरी स्टेज होता है, जिसमें बेसिकली हम टीम्स को ईयर मार्क करते हैं, उनकी तैयारी करते हैं। जो हमारे पास एसओपीज़ हैं, नए लोग आते हैं, ज्वाइन करते हैं एनडीआरएफ में, तो उनको फेमराइज किया जाता है उस एसओपी से, स्टैंडिंग ऑर्डर्स के बारे में। और जो हमारी टीमें हैं उनका जो क्या प्रिपेयर्डनेस है, इक्विपमेंट्स प्रोफाइल क्या है, जो मॉक एक्सरसाइजेज होती हैं, टेबल टॉप एक्सरसाइजेज होते हैं, और अर्ली वार्निंग एजेंसीज के साथ जो समन्वय होता है, ये सब पर गौर किया जाता है ये प्रिपरेटरी फेज़ में। इसके बाद बेसिकली एक एक्टिवेशन फेज होता है, जिसमें जैसे ही सूचना मिलती है कि कुछ घटना हुई है, हमारी टीम्स को एक्टिवेट कर दिया जाता है और हम खुद अपने लेवल पर मॉनिटर करते हैं डेवलपिंग सिचुएशन अगर होती है और ऐसा लगता है कि अब ये सिचुएशन आने वाली है जिसमें एनडीआरएफ की भूमिका होगी, तो पहले से ही हमारी जो है तैयारी हो जाती है इस एक्टिवेशन फेज में। इसके बाद एक मोबिलाइजेशन फेज होता है, जिसमें खास तौर पर फ्लड वाटर रेस्क्यू के लिए हम टीम्स को प्री पोजिशनिंग करते हैं। उनको पहले से तैयार किया जाता है जो खासकर वनरेबल एरियाज है उसमें। और हमारा एक सिस्टम है जिसमें टीम्स ऑन व्हील्स होते हैं, अलर्ट टीम्स होती हैं, जो जैसे ही सूचना मिलेगी या उनका डिमांड होगा तो आधे घंटे के अंदर, 30 मिनट के अंदर उनको कैंप से बाहर निकलना है। ये लगातार हमारी 2 टीमें हर बटालियन की तैनात रहती हैं हमेशा 24/7। तो ये जब मोबिलाइजेशन फेज होता है उसमें जो लोकेशंस है वहाँ पर जाने के बाद जो हमारी टीम्स हैं वो हेमलेशन एक्सरसाइजेस करती हैं, कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं, स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम्स करते हैं, ताकि एक जनरल अवेयरनेस जो है पैदा किया जाए फ्लड से बचाव करने के लिए। इसके बाद एक हमारा जो डिप्लॉयमेंट फेज होता है, ऑपरेशनल फेज, वो आता है जिसमें टीम्स को तैनात किया जाता है, बेस ऑफ ऑपरेशन बनाया जाता है और ज्वाइंट ऑपरेशंस या इंडिविजुअल ऑपरेशंस करते हैं। और लास्ट में जब ऑपरेशंस खत्म होता है तो डी इंडक्शन होता है, जिसको डीमोबिलाइजेशन बोलते हैं। और इसमें टीम्स जब काम खत्म हो जाता है, विड्रॉ करती हैं या जो नॉर्मलसी आ जाती है, तो उसके बाद अन्य जगह पर उनको तैनात किया जाता है। जी, शुक्रिया मोहसिन जी। अगला सवाल ज्ञानेंद्र जी मेरा आपसे है, क्योंकि जब भी किसी भी जगह पर बाढ़ आती है तो सबसे अहम भूमिका और सबसे पहले जो टीम पहुंचती है वो होती है एसडीएमए की, और आप असम एसडीएमए के सीईओ हैं, तो आपसे जानना चाहूँगी कि जब आपके क्षेत्र में बाढ़ आई तो ऐसे कौन-कौन से उपाय थे जो आपने सबसे पहले अपनाए? तो हम लोग असम में चूंकि बाढ़ प्रतिवर्ष लगभग आती है, और इस हिसाब से हमारे यहाँ 1 मई से लेकर के और 31 अक्टूबर तक ये जो सीजन है इसको फ्लड सीजन के रूप में स्टेट की तरफ से डिक्लेयर किया जाता है। हमारी सारी प्रिपेयर्डनेस 1 मई के पहले कंप्लीट करनी होती है, और ये प्रिपेयर्डनेस हमारी जनवरी के महीने में शुरू हो जाती है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इन महीनों में हम तैयारियां करते हैं और उसके बाद फिर 1 मई से लेकर के 31 तक हमारा रिस्पांस फेज रहता है, और उसी में रिकवरी और रिकंस्ट्रक्शन का फेज भी रहता है। जैसा कि हमारे एनडीएमए के माननीय सदस्य वत्सा सर ने बताया कि एक कोऑर्डिनेटेड एक्शन के तहत जब हमारी प्रिपेयर्डनेस होती है तो उससे हमारे जो रिस्पांस की क्वालिटी है वो दिन प्रतिदिन और उत्तरोत्तर जो है उसमें प्रगति होती जा रही है। जैसे कि हम 2022 में असम में एक बहुत ही बड़ी फ्लड का सामना करना पड़ा था। इस बार की फ्लड उससे ज़्यादा एक्सटेंट में थी, लेकिन ऐसा लगा कि हम लोग इस बार ज़्यादा प्रिपेयर थे और उसको बहुत अच्छे से जो है हैंडल करने में सफल रहे। मैं यहाँ पर निश्चित रूप से एनडीआरएफ के रोल को जो है हाईलाइट करना चाहूँगा, क्योंकि एनडीआरएफ का जो ये प्री पोजिशनिंग का सिस्टम है ये हमारे प्रिपेयर्डनेस का बहुत ही मुख्य अंग होता है। असम में हमने 8 जगहें सुनिश्चित की हुई हैं जो कि एनडीआरएफ के साथ बातचीत करके, और उन 8 जगहों पे 14 यूनिट्स एनडीआरएफ की तैनात हैं, और उसको लेकर के पूरे असम में इस बार जो हमारी 2 फेजेस में फ्लड आई, वेव 1 थी, उसके जो रीमल के तुरंत बाद शुरू हुई, इसके बाद फिर वेव 2 जो कि मानसून के आने के बाद जून के महीने में शुरू हुई, वो अब तक भी चल रही है। तो वहाँ पर एनडीआरएफ की ये जो प्री पोजिशन टीम्स हैं उनसे हमें बहुत ही मदद और राहत करने में लोगों को जो है बहुत सहायता मिली।
पर जो रिस्पांस हमारा होता है वो 3 लेयर्ड होता है। फर्स्ट लेयर विल कम फ्रॉम द कम्युनिटी, तो उसमें होते हैं हमारे सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स होते हैं, उसमें हमारे आपदा मित्र होते हैं, उसमें होता है सर्किल लेवल क्विक रिएक्शन टीम्स होती हैं, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर रिस्पांस फोर्सेज होती हैं। तो ये हुआ कम्युनिटी रिलेटेड रिस्पांस होता है। देन फर्स्ट लेवल रिस्पांस जो कि स्टेट की तरफ से होता है वो स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स होती है, जिसकी 5 कंपनियां हमारे पास हैं और उनको हमने पूरे स्टेट में 57 लोकेशंस पे जो है स्ट्रेटेजिकली जो है रखा हुआ है, जिससे कि उनका रिस्पांस जो है सुनिश्चित किया जा सके। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं। इनफैक्ट असम ने एक नया एक्सपेरिमेंट किया, वो है डिस्ट्रिक्ट प्रिपेयर्डनेस स्कोर कार्ड का। तो क्या हुआ कि हम सारे जिलों की प्रिपेयर्डनेस को एक पैरामीटर के तहत जो है स्कोर कार्ड बना करके आउट ऑफ 100 उनको मार्क्स देते हैं जी। और उससे हम देखते हैं कि 2022 से हमने शुरू किया और 22 में और 23 में और 24 में उत्तरोत्तर डिस्ट्रिक्ट की जो प्रिपेयर्डनेस है उसमें बहुत ही अभूतपूर्व परिवर्तन आया है। 22 में अगर देखा जाए तो पूरे असम में 35 में से 8 जिले ऐसे थे जो कि ग्रीन कलर में थे, मतलब जो कि वेल प्रिपेयर्ड कहा जा सकता है। और आज की डेट में अगर हम देखते हैं तो 35 में से हमारे पास 34 जिले ऐसे हैं जो कि वेल प्रिपेयर्ड की स्थिति में आते हैं। तो उस हिसाब से हमारी प्रिपेयर्डनेस काफ़ी इम्प्रूव हुई है फ्लड प्रिपेयर्डनेस स्कोर कार्ड के कारण। तो इन सारी चीज़ों से हम लोग बाढ़ को जो है उचित तरीके से रिस्पॉन्ड करने में सक्षम हुए हैं। तो बिल्कुल अगर देखा जाए तो बीते दिनों के मुकाबले आज की तारीख में हमारे पास में कई सारी टेक्नोलॉजीज हैं जिनका सहारा लेते हुए हम इन आपदाओं से निपटने के लिए हरदम तैयार रहते हैं। ज्ञानेंद्र जी, आपके पास में वापस आऊंगी। तो जिस तरीके से हम लगातार बात कर रहे हैं बाढ़ को लेकर के कि बाढ़ जैसी अगर चुनौती आती है हमारे सामने, ये आपदा अगर आती है तो हमें किस तरीके से उसका सामना करना है, उसको लेकर किस तरह की तैयारी हमारी रहनी चाहिए, उस पर आज का ये खास कार्यक्रम है। कहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। Subhash Chandra Bose Aapda Prabandhan Puraskar, instituted by Government of India to honor selfless service in disaster management. There will be up to 3 awards. If the award winner is an institution, it shall receive a certificate and a cash prize of rupees 51 lakhs. If the award winner is an individual, the winner shall receive a certificate and a cash prize of rupees 5 lakhs. To apply, visit awards.gov.in or ndma.gov.in today. The last day of filing an application is 31st August 2024. सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार आपदा प्रबंधन में निस्वार्थ सेवा को सम्मानित करने के लिए भारत सरकार ने वार्षिक पुरस्कार की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत 3 पुरस्कार होंगे। यदि पुरस्कार विजेता एक संस्थान है तो उसे प्रमाण पत्र और 51 लाख रुपए का नगद पुरस्कार मिलेगा। यदि पुरस्कार विजेता व्यक्ति है तो विजेता को प्रमाण पत्र और 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। अधिक जानकारी और आवेदन के लिए अभी विजिट करें awards.gov.in और ndma.gov.in। आवेदन भरने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2024 है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। लगातार आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं कि बाढ़ जैसी आपदा से निपटने के लिए किस तरीके की तैयारियां हमारे साथ रहनी चाहिए। कृष्णा जी, मेरा अगला सवाल आपसे है कि जब किसी भी क्षेत्र में बाढ़ आती है तो ऐसे में जो हताहतों की संख्या है उसको किस तरीके से कम किया जा सकता है, साथ ही बाढ़ प्रभावित जो राज्य हैं उनके साथ एनडीएमए किस तरीके से कोऑर्डिनेट करती है, अपना समन्वय बिठाती है? एक तो जैसा कि अभी त्रिपाठी जी ने बताया, बाढ़ की तैयारी जो है सो आप साल के शुरुआत में ही शुरू कर देते हैं ना, वो कि ये राज्यों के साथ मिलकर के जो राज्य स्तर पर बाढ़ नियंत्रण के लिए, जिला स्तर पर जो बाढ़ नियंत्रण के लिए योजनाएं हैं वो बनानी चाहिए। हमारा एक राज्यों के साथ विचार विमर्श होता है और कई बार ये विचार विमर्श होता है ताकि वो फ्लड प्रिपेयर्डनेस प्लान हम बना सकें। और जो प्रीपोजिशनिंग की बात है, सप्लाईज की बात है, फ्लड शेल्टर्स की बात है, इन सारे विषयों पर हम चर्चा कर सकें। एक और महत्वपूर्ण जो विषय है वो अर्ली वार्निंग का है। बिल्कुल, कि अर्ली वार्निंग को हम कैसे और अच्छा कर सकें, इम्प्रूव कर सकें, उसकी एक्यूरेसी बढ़ाएं। अर्ली वार्निंग के साथ साथ जो है बाढ़ का के स्तर का भी प्रश्न आता है कि वो अर्ली वार्निंग तो बारिश के बारे में हमें सूचना मिलती है, लेकिन बाढ़ का स्तर कितना ऊंचा होता है उसकी सूचना हमें सेंट्रल वाटर कमीशन से मिलती है।
तो ये दोनों संस्थाओं के साथ काम करके राज्यों को हम बाढ़ के लिए लगातार आगाह करते रहें, इसके लिए हम इसकी जानकारी हम देते रहें। तीसरा जो है कि वो है रिजर्वायर मैनेजमेंट, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि रिजर्वायर जब भर जाते हैं तो फिर वो रिजर्वायर के जो गेट्स हैं वो गेट्स खोलने पड़ते हैं, और जब उससे पानी का बहाव होता है वो बहुत तेज़ी से उसके पानी का निकास होता है, तो उससे भी बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। तो रिजर्वायर मैनेजमेंट को हम किस तरह से अच्छे से कोऑर्डिनेट कर सकें, जिसके कारण लोगों को सूचना मिल सके, और बाढ़ और जो पानी का निकास है उसको एक हम सही तरीके से सुसंचालित कर सकें, ताकि लोगों को इसका सामना न करना पड़े। तो ये सारी जो है राज्य और केंद्रीय शासन, ये दोनों मिल कर के इन सारी चीज़ों को सुसंचालित करते रहती हैं। हम हमेशा पानी के स्तर की बात करते हैं, लेकिन पानी के बहाव की गति होती है ना तो हमें पानी के बहाव की गति का भी ध्यान रखना चाहिए। तो लोग पानी में उतर जाते हैं, और पानी का जब बहाव तेज होता है तो उसमें फिसलने की संभावना होती है। तो अधिकांश जो डेथ्स होते हैं फ्लड में, बाढ़ में, वो एक्सीडेंटल डेथ्स होते हैं। आप देखेंगे तो लोग ना फिसलने की घटना या कहीं पर गिर जाने की संभावना, या इलेक्ट्रोक्यूशन की संभावना, शहरी क्षेत्रों में इलेक्ट्रोक्यूशन की संभावनाएं काफ़ी रहती हैं। तो एक जो मूलभूत जो प्रिकॉशन लेना है वो ये कि जब भी पानी है कहीं भी, तो उस पानी को किसी तरह से अवॉइड करना है, सुरक्षित जगह पर जाना है, परिवार को सुरक्षित जगह पर ले जाना है, और पानी में उतरना नहीं है। क्योंकि हम और भी देखते हैं शहरों में मैन होल की संभावना है, मतलब लोग गिर जाते हैं कभी-कभी। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं इसलिए कि पानी का स्तर बढ़ा रहता है, हम देख नहीं पाते हैं, और फिर एक्सीडेंट्स की संभावनाएं बढ़ती जाती हैं। तो हमें व्यक्तिगत स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर और सामाजिक स्तर पर इसकी पूरी देखभाल करनी चाहिए, पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, ताकि ये किसी तरह का एक्सीडेंट ना हो और जान हानि कम से कम की जा सके। जी ज्ञानंद जी, आपने बताया कि किस तरीके से जब बाढ़ आई आपके क्षेत्र में, आपके राज्य में, तो आपने किस तरीके से रिस्पॉन्स किया, लेकिन साथ ही इस रिस्पॉन्स के दौरान कई सारी चुनौतियां भी रही होंगी आपके सामने, आपकी टीम के सामने, तो उनका किस तरीके से सामना किया है? क्योंकि असम की अगर हम बात करें तो हर साल ही वहां पर बाढ़ जैसे हालात बनते हुए हमें नजर आते हैं, तो हर साल ही उन चुनौतियों से आपको निपटना है, तो क्या कुछ अहम चुनौतियां रहती हैं ऐसे में? मैं कहना चाहूंगा, जैसे क्या है कि हमारे जो असम है एक प्लेन स्टेट है, और चारों तरफ जो है वो पहाड़ी क्षेत्रों से आच्छादित है। तो इधर अरुणाचल प्रदेश हो गया, या नागालैंड हो गया, या मणिपुर हो गया, या बाकी स्टेट्स हैं, इधर भूटान हो गया। सो क्या होता है कि वहां पर जब रेनफॉल होती है, उस रेनफॉल का अफेक्ट जो है वो असम में होता है। जैसे इस बार की हम वेव 1 की जब बात करें तो रीमल के समय पर हमारे जितने भी नेबरिंग स्टेट्स थे सब में एक्सेस रेनफॉल, जैसे कि हमारे पास जो डेटा है उसके हिसाब से मणिपुर में 231% डिपार्चर हुआ, मेघालय में 374% डिपार्चर हुआ, मिजोरम में 445% डिपार्चर हुआ। मींस यूजुअल रेनफॉल से ये एक्सेस रेनफॉल हुआ। अब क्या होता है कि वो रेनफॉल फिर ड्रेन आउट होता है, तो इस कारण से जो है हमारे सामने एक विशिष्ट परिस्थिति बन जाती है। बिल्कुल। दूसरा, हमारा कुछ 2 हिली डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे करबी एंगलोंग और दीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट, तो वहां पर उनको कनेक्ट करने के लिए एक नेशनल हाईवे है और रेलवे लाइन है। वो दोनों जब लैंडस्लाइड, चूंकि लैंडस्लाइड सबसे बड़ा असर पड़ता है जब बरसात ज्यादा होती है, जी बिल्कुल। तो लैंडस्लाइड होने के कारण वो दोनों नेशनल हाईवे और रोड बंद हो जाती हैं। तो उससे क्या होता है, हमारे जो 3 जिले बराक वैली के हैं, दैट इज कछार, करीमगंज और हैलाकानी, तो वहां पे सप्लाई सुनिश्चित करना थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि मेघालय में भी लैंडस्लाइड से रास्ते बंद हो जाते हैं, इधर हमारे पहाड़ी जिलों में भी बंद हो जाते हैं। तो उस समय के लिए जो है हम एक विशिष्ट स्थिति को रखने के लिए अपना स्टॉक मेंटेन करते हैं बराक वैली में। 2022 में हमने इंडियन एयरफोर्स का भी सहारा लेना पड़ा इवन फॉर मेंटेनिंग सप्लाईज, तो वो होता है। दूसरी, जैसे अरुणाचल प्रदेश में बारिश हुई तो उसके कारण से जो है हमारे ब्रह्मपुत्र में ज़्यादा पानी आ जाता है, और ब्रह्मपुत्र में ज़्यादा पानी आने से
बहुत ही ज़्यादा जिले उससे प्रभावित होते हैं। और अपर असम में चूंकि फ्लड रेसिलियंस उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी कि नॉर्थ असम या लोअर असम में है, तो उस कारण से वहाँ जब फ्लड आती है तो उससे फिर लोगों का ज़्यादा रिएक्शन भी होता है। तो उससे बचने के लिए जो है हम लोग कोशिश करते हैं कि जितनी भी डैम कंट्रोलिंग अथॉरिटीज हैं, चाहे वो नागालैंड में हो, चाहे अरुणाचल में हो और चाहे भूटान में हो, हमने सबके साथ एक कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म कर रखा है कि आप यहाँ से जब भी पानी रिलीज होगा तो उससे हमें बताया जाएगा, हम जिससे लोगों को अर्ली वार्निंग कर सके, उनको इवैक्यूएट कर सके। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो कि हम फेस करते हैं और उसको हम समय के साथ साथ अपनी टेक्नोलॉजी और साइंस का यूज करते हुए उसको हम सॉल्व करने में भी सक्षम हो रहे हैं। तो जिस तरीके से हम लगातार बात कर रहे हैं बाढ़ को लेकर के कि बाढ़ जैसी अगर चुनौती आती है हमारे सामने, ये आपदा अगर आती है तो हमें किस तरीके से उसका सामना करना है, उसको लेकर किस तरह की तैयारी हमारी रहनी चाहिए, उस पर आज का ये खास कार्यक्रम है। कहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। Subhash Chandra Bose Aapda Prabandhan Puraskar, instituted by Government of India to honor selfless service in disaster management. There will be up to 3 awards. If the award winner is an institution, it shall receive a certificate and a cash prize of ₹51 lakhs. If the award winner is an individual, the winner shall receive a certificate and a cash prize of ₹5 lakhs. To apply, visit awards.gov.in or ndma.gov.in today. The last day of filing an application is 31st August 2024. सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। आपदा प्रबंधन में निस्वार्थ सेवा को सम्मानित करने के लिए भारत सरकार ने एक वार्षिक पुरस्कार की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत 3 पुरस्कार होंगे। यदि पुरस्कार विजेता एक संस्थान है तो उसे प्रमाण पत्र और 51 लाख रुपए का नगद पुरस्कार मिलेगा। यदि पुरस्कार विजेता व्यक्ति है तो विजेता को प्रमाण पत्र और 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। अधिक जानकारी और आवेदन के लिए अभी विजिट करें awards.gov.in और ndma.gov.in। आवेदन भरने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2024 है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। लगातार आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं कि बाढ़ जैसी आपदा से निपटने के लिए किस तरीके की तैयारियां हमारे साथ रहनी चाहिए। मोहसिन जी, क्योंकि अगर हम बात करें एनडीआरएफ की, तो एनडीआरएफ के पास जब ऐसी कोई जानकारी पहुंचती है तो कई सारी चुनौतियां भी आपकी टीम के सामने आती होंगी। तो ऐसे में क्या कुछ वो अहम चुनौतियां रहती हैं एनडीआरएफ के लिए? साथ ही क्या हमारे पास में ऐसा कोई यंत्र है जो पहले से ये बता सके कि ज़्यादा बारिश होने वाली है? ज़्यादा बारिश का तो चलो अंदाज़ा फिर भी हमारी जो आईएमडी की टीम है वो लगा लेगी, लेकिन बाढ़ जैसे हालात बन जाएंगे, क्या इसको जानने के लिए किसी प्रकार की कोई टेक्नोलॉजी आज हमारे पास में उपलब्ध है? देखिए, वर्तमान में एक बड़ा रोबस्ट हमारा इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है जिसके तहत कार्रवाई हो रही है, मगर इसके बावजूद कई चैलेंजेस हैं जो लगातार बने रहते हैं। इसमें जैसे ऑपरेशन जब होते हैं फ्लड में, इवैक्यूएशन एक बहुत बड़ा एक एक्शन होता है, तो उसमें देखने को मिला है कि बहुत रिलेक्टेंस होता है लोगों का घर से निकलने के लिए। तो ये एक चैलेंज हमारे लिए होता है कि कैसे निकालें, क्योंकि उसमें महिलाएं होती हैं, प्रेग्नेंट बूढ़े लोग होते हैं, और कई बार जानवर हैं, पशु हैं, उनको छोड़ना नहीं चाहते हैं, उसके वजह से वो जाना नहीं चाहते हैं। या फिर उनको लगता है कि जहाँ पर जो कंटीजेंसी प्लान किया गया है, इवैक्यूएशन सेंटर्स बनाए गए हैं, उसमें पर्याप्त सुविधा नहीं है। हालांकि इसमें लगातार प्रगति हो रही है, ये एक चुनौती रहती है। इसके अलावा नाइट ऑपरेशंस बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, क्योंकि रात में अगर लाइव रेस्क्यू करना है, जान बचाना है, तो हम सवेरे का इंतज़ार नहीं कर सकते हैं। उसमें कई चैलेंजेस होते हैं, अंधेरा रहता है, रास्ता पता नहीं रहता है। फिर एक स्विफ्ट वाटर जो एक रेस्क्यू होता है खासकर पहाड़ों पर, उसमें भी एक कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ता है कि बहाव बहुत ज़्यादा होता है, तो उसमें हम कैसे बोट्स को अंदर डालेंगे और एक रेस्क्यूअर्स की सेफ्टी को भी जो है वो कायम रखा जाए, ये एक चैलेंज रहता है। इसके अलावा जो रिलीफ मटेरियल का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो भी बड़े पैमाने पर होता है, और स्टेट्स के साथ मिलकर एनडीआरएफ जो है, एसडीआरएफ ये काम करते हैं। इसमें कई बार लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स हो जाता है, उसको देखना पड़ता है। अर्बन फ्लडिंग जैसा मेंबर एनडीएमए ने कहा कि एक चैलेंज है, क्योंकि यहाँ पर लेन्स बाय लेन्स होते हैं जिसमें हमारी बोट्स नहीं जा सकती हैं, वहाँ पर पैदल चलना पड़ता है, और मैनहोल्स होते हैं, इलेक्ट्रिक्यूशन का डर होता है, और कई बार जो है मेन इशू जो होता है वहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर प्रॉब्लम्स होती है, तो रेस्क्यू से ज़्यादा रिलीफ मटेरियल्स को पहुँचाना, ये सब चैलेंजेस होता है। इसके अलावा ये भी देखने में आया है कि जो बेसिकली एक चैलेंज है हमारा कि हम कैसे वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए प्रिपेयर करें, और उसमें जो मैन पावर है, लॉजिस्टिक्स है, उसको पहले से तैयार हालत में रखें।
इसमें 2-3 जो चैलेंजेस हैं, जैसे फ्लैश फ्लड्स आते हैं। खासकर अभी आपने देखा होगा उत्तराखंड में फ्लैश फ्लड्स आए थे चमोली में, जहाँ पर कटाव हो गया और रास्ता बंद हो गया। बल्कि हमारी भी टीम थी और हम वहाँ तक भी नहीं पहुँच पा रहे थे। 1-2 दिन के बाद ये रिस्टोर हुआ और फिर लोगों को निकाला गया। इसी तरह से सिक्किम में फ्लैश फ्लड्स आया था, तो हमारी टीम एक जो पॉइंट था चुंगथम में जाने के लिए काफ़ी देर तक उनको इंतजार करना पड़ा, क्योंकि एयर शॉर्टेज नहीं जा पा रही थी, जो वेदर कंडीशंस थे ख़राब थे। तो फिर टेरेन का जो रास्ता होता है, जो बोलते हैं कंट्री रोड से जाकर के वहाँ तक पहुँचना, ये एक अपने आप में चैलेंज होता है। इसके लिए बहुत फिजिकली और मेंटली फिट होना ज़रूरी है। आपको खुद अपने हैवी इक्विपमेंट्स हैं उसको साथ में लेके जाना है। जी बिल्कुल। जो 2 और इश्यूज़ हैं, बोट कैप्साइज होता है फ्लड में, क्योंकि कई बार लोग एक जगह से एक रास्ते से दूसरे रास्ते जाते हैं, शाम में काम करके वापस आते हैं और इसमें ओवरलोडिंग होती है। नदी का फैलाव बहुत रहता है, गहराई भी बढ़ जाती है और इसमें जब बोट कैप्साइज होता है तो क्षति ज़्यादा होती है। जो आपने कहा कि क्या हमारे पास तंत्र है, जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है, उसमें हमारा एक NDRF, CWC और IMD, ये 3 एजेंसीज डेली एक एडवाइजरी निकालते हैं, जिसमें IMD अपना प्रेडिक्शंस निकालते हैं 5 डेज का, जो रिजर्वायर डैम की स्थिति है वो बताया जाता है उसमें, और NDRF का जो डिप्लॉयमेंट है, इससे MHA में और जो एस्टेट्स हैं उनको मदद मिलती है और एक तैयारी के लिए जो है ये कार्रवाई होती है। इसके अलावा जो रीजनल सेंटर्स हैं उसमें भी हमारे जो यूनिट के कमांडेंट्स हैं और जो SDMAs हैं, इनका बहुत क्लोज कोऑर्डिनेशन है। और जैसे ही सिचुएशन बनती है तो 1-to-1 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से और एडमिनिस्ट्रेशन से क्लोज कोऑर्डिनेशन रहता है। SEOC जो है स्टेट्स के इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर हैं, उनसे जो है कोऑर्डिनेशन होता है, ताकि वक्त रहते ही टीम्स को तैनात कर दिया जाए। और हमारा, मैं कहना चाहूँगा कि एक अच्छी चीज़ जो है, जो हमारा डिप्लॉयमेंट सिस्टम है, उसमें हालांकि प्रोविज़न ये है कि रिलीफ कमिश्नर या स्टेट के प्रिंसिपल सेक्रेटरीज जब वो रिक्वेशन देंगे तो NDRF जाएगी, मगर अगर कोई एक नीचा अधिकारी भी अगर NDRF की मांग करेगा तो NDRF का टीम कमांडर खुद अपने लेवल पर वो डिसाइड कर सकता है और बाद में जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो की जाती हैं। तो इससे वक्त रहते ही लाइव रेस्क्यू और ऑपरेशंस किया जाता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का अपना कीमती समय आज हमारे इस खास कार्यक्रम को देने के लिए। तो जिस तरीके से आज के इस खास कार्यक्रम में हमने जाना कि बाढ़ जैसी जब आपदा आपके सामने आती है तो उससे निपटने के लिए तमाम जो रेस्क्यू टीम है, किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ पर चलाए जाते हैं, कैसे और किन किन चुनौतियों का सामना करके लोगों की जान को बचाया जाता है, आज के इस खास कार्यक्रम में हमने जाना। फिलहाल आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।